नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, इससे पहले जितने भी प्रोग्राम हैं, लगभग 8 प्रोग्राम जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी नॉलेज आपको बेसिकली होना भी चाहिए, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एग्जामिनर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछ सकता है, तो प्रोग्राम प्रिपेयर करते टाइम इसको एक बार जरूर ठीक से देखना है। ठीक है, तो आज हम करते हैं कवर इसको डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले अगर आप ये जो नोट्स हैं इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन है दे रखा है मैंने, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ये प्रोग्राम को। देखिए, इस प्रोग्राम की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूआईपी भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसा प्रोग्राम है? इट इज़ अ लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है आफ्टर आईसीडीएस। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम के बाद ये जो है सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है। और इसमें का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य है प्रोवाइड फ्री वैक्सीन अगेंस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल चाइल्डहुड डिजीज़, मतलब बचपन में होने वाली ऐसी बीमारियां जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है? फ्री वैक्सीन्स जो हैं इंडिविजुअल को प्रोवाइड करानी है। और इसके अंदर किसकी किसकी प्रोटेक्शन को हम इंश्योर करने की कोशिश करते हैं? मेनली चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अब हम अगर इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो मैं इसकी आपको डिटेल बता देता हूँ कि यहाँ पे एमसीक्यू किस तरह से बन सकता है। देखिए, सर्वप्रथम जो है ना, सबसे पहले इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था इस नाम से, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म थी ईपीआई, जो कि लॉन्च हुआ था 1978 में। ठीक है, उसके बाद इस प्रोग्राम को हमने क्या किया? इसके बाद हमने इस प्रोग्राम को रीनेम कर दिया। ठीक है, रीनेम करने के बाद हमने इसका नाम रख दिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूआईपी। कब लॉन्च हुआ? 1985, जो कि एक एक्सटेंडेड वर्जन है हमारा ईपीआई का। अब यहाँ पे बात आती है, अगर आपको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि यूआईपी कब लॉन्च हुआ? 1985 में। लेकिन अगर कोई एग्जामिनर डिटेल में क्वेश्चन बनाता है तो आपसे एमसीक्यू इस तरह से भी पूछ सकता है कि बताओ एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब लॉन्च हुआ था? तब आपको लगाना पड़ेगा आंसर 1978। अगर वो आपसे यूपीआई के बारे में पूछता है, यूआईपी के बारे में पूछता है, तो कब क्या लगाना है हमारा? 1985। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। थ्योरी के पर्सपेक्टिव से सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखिए कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में लॉन्च हुआ था। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि इम्यूनाइजेशन में क्या ज़रूरत पड़ती है? इंजेक्शंस की। तो कितने इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी हमें एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन? 85 लगा देना, आगे 90, तो इतना ध्यान रहेगा ही, 1985। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? बिकम अ पार्ट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, यानी कि एनआरएचएम का ये जो पार्ट बन गया 2005 में, उसके बाद ये अभी जो है ना अंडर किसके? नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर हम इसको चलाते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है इसको रन करती है। अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि रैपिडली इंक्रीज इम्यूनाइजेशन कवरेज इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि इसके थ्रू हम क्या करें? रैपिडली इंडिविजुअल्स को वैक्सीन प्रोवाइड कराने की कोशिश करें, जो कि चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या हम कर सके? रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी ड्यू टू वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज, यानी कि कुछ मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को चिकन पॉक्स है, ठीक है, और मिजल्स है, और भी कई सारे टीबी की वैक्सीन भी आजकल आने लगी है, ठीक है, और हेपेटाइटिस वगैरह की भी वैक्सीन चलती है। अगर हम इनकी वैक्सीन किसी इंडिविजुअल को लगा देते हैं तो क्या है? हम इसके प्रिवेंशन के रेट बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि वो डिजीज़ होने के चांस जो है इंडिविजुअल में बहुत कम हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो इसके होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। अगर किसी इंडिविजुअल में ऐसा जो वैक्सीन से प्रिवेंट होने वाला डिजीज़ हो गया तो उसके जो ना मोर्टिलिटी रेट भी उसका ज़्यादा है, यानी कि उसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहीं पे मॉर्बिडिटी, यानी कि उससे कई सारे डिजीज़, मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कितने इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एरिया में बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी ड्यू टू वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। दूसरा क्या है हमारा आगे नेक्स्ट क्या है? अचीव यूनिवर्सल कवरेज विद क्वालिटी सर्विसेज, मतलब हम पूरी इंडिया को कवर कर सकें इस प्रोग्राम के थ्रू विद क्वालिटी सर्विसेज, यानी कि अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन प्रोवाइड करा सके, चाहे वो पोलियो की वैक्सीन चली थी। ठीक है, आज इंडिया में पोलियो वैक्सीन की ही देन है कि आज कोई भी
फर्दर हमारा जो इंडिया है पोलियो मुक्त हो चुका है, यानी कि कोई हमें केस देखने को नहीं मिलता है, तो वो इसकी ही इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की ही देन है। वहीं पे हमें क्या करना है, सस्टेन पोलियो फ्री स्टेटस एंड एलिमिनेट मिजल्स, कंट्रोल रूबेला, टिटनेस, डिप्थेरिया, परट्यूसिस और हेपेटाइटिस। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम अपना जो पोलियो फ्री स्टेटस है उसको मेंटेन रख सकें, और हमारे जो देश में मिजल्स के केस हैं, रूबेला के केस हैं, टिटनेस, डिप्थेरिया, परट्यूसिस, हेपेटाइटिस को एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, ये इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव है। तो आप क्या लिखेंगे अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो क्या है, रैपिडली इंक्रीज, हमें क्या करना है, इम्यूनाइजेशन करना है किसमें, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी, हमें कम करनी है अगर ऐसे डिजीज़ जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं उसके द्वारा। साथ ही में हमें यूनिवर्सल कवरेज करना है विद क्वालिटी सर्विसेज, और अपने जो हमारा सस्टेन पोलियो फ्री स्टेटस है उसको सस्टेन करना है, और अपने इंडिया से एलिमिनेट कौन कौन सी बीमारी, मिजल्स, रूबेला, टिटनेस, डिप्थेरिया, इन सबको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। वहीं पे आप देखते हैं कि इसके अंदर टारगेट ग्रुप कौन कौन सा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अंदर कौन से ग्रुप को टारगेट किया जाता है, वो है प्रेग्नेंट वुमेन फॉर मैटरनल एंड न्यूनेटल प्रोटेक्शन, और उसके बाद क्या है, चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर फॉर प्रिवेंशन ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। ठीक है, तो ये इसका टारगेट ग्रुप है। अब हम देखते हैं कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, BCG की वैक्सीन लगाते हैं एट बर्थ। ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल अप टू 1 ईयर। उसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन, एक तो हम बर्थ डोज देते हैं, फिर 3 प्राइमरी डोजेस उसे देने की कोशिश करते हैं जो भी चाइल्ड है। उसके बाद क्या है, हेपेटाइटिस बी, एक तो बर्थ डोज फिर 3 प्राइमरी डोजेस। उसके बाद पेंटावेलेंट वैक्सीन जो कि है DPT, हेपेटाइटिस बी और HIV, इनकी कब कब देते हैं, 6th वीक, 10th वीक या 14th वीक में इसको हम दे सकते हैं। उसके बाद FIPV की फ्रैक्शनल IPV इंट्राडर्मल 2 डोज देते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन 3 डोजेस। मिजल्स और रूबेला की 9 मंथ, 16 और 24 मंथ पे देते हैं। उसके बाद JE वैक्सीन इन एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट 2 डोज। DPT बूस्टर देते हैं 16 से 24 मंथ पे एंड 5 से 6 ईयर्स पे। उसके बाद TT की वैक्सीन दी जाती है इन एडोलेसेंस एंड प्रेगनेंसी। उसके बाद न्यूमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जो है ये सिर्फ सिलेक्टेड स्टेज में देखने को मिलती है, जिसमें केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि बर्थ पे कौन सी वैक्सीन लगाते हैं, BCG एज अर्ली एज पॉसिबल। उसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आती है, पेंटावेलेंट वैक्सीन, जिसमें जो है DPT, हेपेटाइटिस बी और HIV, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद रोटा वायरस है, मिजल्स की है, इसको आप एक शेड्यूल में लिख सकते हैं। और इसको डिटेल में पढ़ना हो तो आप किसी भी साइट पे जाके आप डालिएगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो आपको पूरा शेड्यूल दिखा देगा। मैंने आपको एक बेसिक बता दिया है कि इन चीज़ों को आप इसके प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट 4 से 5 जो है ना वैक्सीन के नाम और कब लगते हैं ये ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर स्ट्रेटजी क्या जो हमारी गवर्नमेंट ने अपनाई थी वो है फिक्स्ड डे फिक्स्ड साइट इम्यूनाइजेशन सेशंस। आपने देखा होगा कि इम्यूनाइजेशन जब भी किसी को पोलियो की वैक्सीन का क्या था, हर महीने में लगभग 2 से या हर साल में आपको 2 से जो 3 दिन पे महीने के शुरुआत के दिनों पे आंगनवाड़ी की जो आशाएं वगैरह हैं वो घर घर आके पोलियो ड्रॉप पिलाती थी इंडिविजुअल को। तो क्या था, उसका एक फिक्स डे होता था और एक फिक्स साइट ऑफ इम्यूनाइजेशन सेशन होते थे, चाहे वो आंगनवाड़ी सेंटर पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चाहे सब सेंटर, चाहे PSC पे। साथ ही में मोबिलाइजेशन बाय आशा, आंगनवाड़ी सेंटर वर्कर और ANM। ठीक है, उसके बाद क्या हमारी स्ट्रेटेजी थी कि कोल्ड चेन मेंटेनेंस फॉर वैक्सीन पोटेंसी। आपने देखा होगा कि कोई भी वैक्सीन को एक अपनी पोटेंसी मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, कोल्ड चेन, यानी कि एक मिनिमम टेम्परेचर की उसे आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि कोई भी पोलियो की वैक्सीन लेके आता था तो उनके पास इतने बड़े बड़े डिब्बे होते थे जिसके अंदर वो वैक्सीन रखी होती थी। तो उस डिब्बे का काम क्या था, एक जो टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन करना ही उसका काम था। ठीक है, तो क्या है इसकी स्ट्रेटेजी कि हम कोल्ड चेन मेंटेनेंस कर सकें जिससे वैक्सीन की पोटेंसी बढ़ी रहे। उसके बाद क्या है, स्पेशल कैंपेन चलाने की कोशिश करती है सरकार समय समय, जैसे मिशन इंद्रधनुष 2014 के बाद से चल रहा है, टू इंक्रीज फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज। उसके बाद क्या है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एट ऑल लेवल। ठीक है, ये इसकी स्ट्रेटजी रहती है। स्ट्रेटजी में क्या है कि फिक्स डे और फिक्स साइट इम्यूनाइजेशन सेशन चलाए जाते हैं, चाहे वो PSC पे हो, आंगनवाड़ी हो या सब सेंटर पे हो। ठीक है, मोबिलाइजेशन बाय आशा, आंगनवाड़ी वर्कर और ANM के द्वारा।
उसके बाद कोल्ड चेन मेंटेनेंस फॉर वैक्सीन पोटेंसी, उसके बाद स्पेशल कैंपेन चलते रहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब हमने क्या क्या अचीव कर लिया है इस प्रोग्राम के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू ने हमने क्या अचीव किया, इंडिया डिक्लेयर्ड क्या हो गई, पोलियो फ्री 2014 में हो गई। ये किसकी देन है, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की देन है। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन मिजल्स, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड न्यूनेटल टिटनेस। ठीक है, आजकल आपने देखा होगी मिजल, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस के केस में एक सडन रिड्यूस देखने को मिला है। क्यों, क्योंकि हम अपने जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें प्रॉपर वैक्सीनेशन कराते हैं आजकल, और इसके वैक्सीनेशन के कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने क्या अचीवमेंट किया, इम्यूनाइजेशन कवरेज स्टेटली इम्प्रूविंग, यानी कि धीरे धीरे हम अपना जो इम्यूनाइजेशन का जो सिस्टम है उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ इसमें हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि चैलेंज में क्या क्या लिख सकते हैं भाई, कि प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, प्रॉपर सप्लाई ऑफ गुड्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं किसी भी एरिया में। ठीक है, इनकम्प्लीट कवरेज है अभी भी, कहाँ, इन रिमोट, स्लम एंड ट्राइबल एरियाज़ में। वैक्सीन की हेजिटेंसी है अभी भी, मिथ्स हैं और मिस इन्फॉर्मेशन है। आपने देखा होगा कुछ इंडिविजुअल है वैक्सीन लेने से हेजिटेट करते हैं, उन्हें लगता है हमें इससे दिक्कत हो जाएगी, कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरा क्या है, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक इशू रहता है कि हम प्रॉपर कोल्ड चेन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड स्टाफ इन सम एरिया में, हमें प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ नहीं मिल पाता है, उनको पता नहीं होता कि कौन से समय पे कौन सी वैक्सीन लगानी है, या मतलब क्या भी कोल्ड चेन को कैसे मेंटेन करना है, साइट ऑफ इंजेक्शन नहीं पता होता है, ये सारी चीज़ें। साथ ही में हाई ड्रॉप आउट रेट बिटवीन फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डोसेज, यानी कि कोई इंडिविजुअल है ना एक डोज तो लगा लेता है, लेकिन अगर उसे बूस्टर डोज लगानी हो तो आदमी नहीं लगाता है। ठीक है, तो इसमें कई सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमने पूरा पढ़ लिया है। कब लॉन्च हुआ था हमें पता चल गया है, कब लॉन्च हुआ था यूआईपी लॉन्च हुआ था 1985 में। ठीक है, इसके मेन टारगेट ग्रुप क्या है हमारे, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन। ये कैसा एक लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है। ठीक है, इसके अंदर हम वैक्सीन प्रोवाइड कराते हैं, आपको ये भी पता चल गया है, तो इसको इस तरह से आप पेपर में लिख सकते हैं। इसको कंप्लीट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ। इस प्रोग्राम को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट से। ठीक है, उसका भी यही नाम है, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा।